नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। बात करेंगे बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के महत्वपूर्ण प्रश्नों की बात करेंगे। प्रैक्टिस सेट 40 नंबर है आपका। 14 नंबर यानी कि 14वां प्रैक्टिस सेट है और इसके पिछले प्रैक्टिस सेट देखना है तो आप लोग यहाँ पे आई कार्ड पे लिंक आएगा, आप लोग देख सकें। दोस्तों इस वीडियो में टॉप 30 MCQs रहने वाले हैं, महत्वपूर्ण प्रश्न रहने वाले हैं, फुल एक्सप्लेन के साथ बाय जायसवाल कोचिंग सेंटर यानी कि जायसवाल सर। आपको बेहतरीन क्लास, यहाँ पे बेहतरीन प्रैक्टिस सेट होने वाली है। वीडियो को अंत तक देखिए दोस्तों। सभी मित्रों को स्वागत अभिनंदन करते हैं जायसवाल कोचिंग सेंटर पर। धन्यवाद सभी का। आइए प्रश्नों की शुरुआत करते हैं। और प्रश्न अभी तक आपके 60 क्वेश्चन करा चुके हैं टीचिंग एंड लर्निंग के, जहाँ से आपके 5 से 8 नंबर के क्वेश्चन आने हैं यहाँ से। तो ये 90 क्वेश्चनों में से 5 से 8 नंबर आपके कंफर्म हो जाएंगे। तो क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है? पहला प्रश्न है आज के प्रैक्टिस सेट के 14वां प्रैक्टिस सेट का पहला प्रश्न स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न क्या पूछा जा रहा है कि एक शिक्षक और एक विद्यार्थी के बीच में किस प्रकार का संबंध होना चाहिए। एक शिक्षक, एक टीचर, एक विद्यार्थी और एक शिक्षक, एक टीचर एक स्टूडेंट के संबंध में किस प्रकार का संबंध होना चाहिए, किस प्रकार का रिलेशन होना चाहिए, किस प्रकार की बॉन्डिंग होना चाहिए। प्यार की बॉन्डिंग होना चाहिए, विश्वास का होना चाहिए, सम्मान का होना चाहिए या उपरोक्त सभी का होना चाहिए। तो एक शिक्षक होने के नाते विद्यार्थियों के बीच किस प्रकार का संबंध होगा आप लोगों का। सभी अध्यापक, सभी अध्यापिकाएं, शिक्षक शिक्षिकाएं कमेंट करेंगे। इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? प्यार का भी संबंध होता है, विश्वास का भी होता है और आपके सम्मान का भी होता है, यानी उपरोक्त सभी हो जाएगा। और अगला प्रश्न दोस्तों क्या है? अगला प्रश्न यह है कि आप एक शिक्षक हैं और सभी लोग आप भावी अध्यापक हैं, भावी शिक्षक भी हैं। तो आप एक शिक्षक हैं, आप अपनी कक्षा में छात्रों को प्रेरित करने हेतु क्या करेंगे? अगर आप शिक्षक हैं और छात्रों में अगर आपको प्रेरित करना हो तो क्या निर्धारित करेंगे, श्यामपट्ट का प्रयोग करेंगे, उदाहरण देंगे, ये छात्रों की सक्रिय भागीदारी निभाएंगे। तो आप एक शिक्षक होने के नाते टीचर। दोस्तों अब आप लोग बताइए कौन सही होगा। क्या आपका एक तीनों सही है, तीसरा चौथा सही है, 1 2 4 सही है या आपके उपरोक्त सभी सही है? सभी लोग फटाफट कमेंट करेंगे। आप शिक्षक होने के नाते अपनी कक्षा में छात्रों को प्रेरित करने हेतु निर्देश निर्धारित भी करेंगे, श्यामपट्ट का प्रयोग भी करेंगे, उदाहरण देंगे और छात्रों की सक्रिय भागीदारी भी रहेगी, यानी कि उपरोक्त सभी हो जाएगा। 4th ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों स्क्रीन पर पूछा जा रहा है। प्रश्न इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा कि समायोजन से तात्पर्य स्वयं का विभिन्न परिस्थितियों में अनुकूलन करना है ताकि संतुष्ट किया जा सके। किसको संतुष्ट किया जा सके? समायोजन से तात्पर्य स्वयं का विभिन्न परिस्थितियों में अनुकूलन करना है ताकि संतुष्ट किया जा सके। दूसरों को संतुष्ट किया जा सके, प्रेरकों को जो संतुष्ट किया जा सके, उद्देश्यों को संतुष्ट किया जा सके या आवश्यकताओं को संतुष्ट किया जा सके। तो समायोजन से तात्पर्य स्वयं का विभिन्न परिस्थितियों में अनुकूलन करना है ताकि संतुष्ट किया जा सके। किसका भैया संतुष्ट किया जा सके? तो आवश्यकताओं को संतुष्ट किया जा सके। अगला प्रश्न स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न इंपॉर्टेंट है, सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट है, ध्यानपूर्वक प्रश्नों को देखिएगा। प्रश्न क्या पूछा जा रहा है? बालकों में कितने प्रकार के संवेग पाए जाते हैं? सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बालकों में कितने प्रकार के संवेग पाए जाते हैं? 9 प्रकार के, 7 प्रकार के, 11 प्रकार के, 14 प्रकार के। तो बालकों में कितने प्रकार के संवेग पाए जाते हैं? अगर आप लोगों को पता हो तो कमेंट भी बता सकते हैं, क्योंकि प्रैक्टिस सेट है। आप लोग भी बता सकते हैं 30 में से आप लोग कितना स्कोर कर पा रहे हैं। अगर 20+ कर पा रहे हैं तो बहुत अच्छा है दोस्तों। जी हाँ, बहुत अच्छा प्रैक्टिस सेट चल रहा है आप लोगों का। बालकों में कितने प्रकार के संवेग पाए जाते हैं? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? देखिए 14 प्रकार के बालकों में संवेग पाए जाते हैं। सभी लोग नोट कर लेंगे। और चैनल पे पहली बार आए हैं तो पिछले प्रैक्टिस सेट देखना मत भूलिएगा। प्लेलिस्ट जाइए, चेक कीजिए पिछले क्लास सेट। इस प्रैक्टिस सेट देखने के बाद जितने भी पिछले आपके प्रैक्टिस सेट हैं, वीडियोज हैं, देखिएगा, क्योंकि सभी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। स्थानांतरण एक सामान्यीकरण है। स्थानांतरण एक सामान्यीकरण है क्योंकि यह एक नए क्षेत्र का विचारों का विस्तार है। यह परिभाषा किसने दी? ये एक परिभाषा है दोस्तों, और यह परिभाषा किसने दी है आपको पता है? ऐसे 1 से 2 प्रश्न आपके बाल विकास CDP में पूछे जाते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पीटरसन ने। पीटरसन की परिभाषा है कि स्थानांतरण एक सामान्यीकरण है क्योंकि यह एक नए क्षेत्र तक विचारों का विस्तार है। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है। प्रश्न क्या पूछा जा रहा है? ध्यानपूर्वक देखिएगा। कुछ अवस्थाएं सांस्कृतिक संदर्भ में की जाती हैं,
कुछ अवस्थाएं जो होती हैं सांस्कृतिक संदर्भ में की जाती हैं। तो अवस्थाएं कौन सी हैं? तो कुछ अवस्थाएं सांस्कृतिक संदर्भ में अर्जित की जाती हैं। कैसे की जाती हैं? उन्हें अर्जित किया जाता है। आप लोग समझ गए अर्जित का मतलब। देखिए, ना तो परिवर्तित कर सकते हैं ना वर्णित करते हैं। तो कुछ आवश्यकताएं होती हैं जो सांस्कृतिक संदर्भ में अर्जित की जाती हैं। अगला प्रश्न है, अभिप्रेरणा व्यवहार को जागृत करके क्रिया के विकास का पोषण करना तथा उसकी विधियों को नियमित करने की प्रक्रिया है। यह कथन किसका है? ये कथन किसका है? सही आंसर जानेंगे, पीटी यंग का कथन है। किसका कथन है? पीटी यंग का है। और सभी मेरे मित्रों से यही आग्रह करता हूं दोस्तों, आप लोग टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप में ज़रूर ज्वाइन करें। टेलीग्राम में अगर आप लोग को लिंक अगर नहीं ओपन हो रहा तो सर्च कर सकते हैं जायसवाल कोचिंग सेंटर। आपको बहुत सारा ग्रुप भी मिल जाएगा, बहुत सारे PDF मिल जाएंगे आपको। ठीक है, तो बात करेंगे अगले प्रश्न की, मोटिवेशन शब्द की व्युत्पत्ति किस भाषा से हुई है? आप लोग बहुत ही ज़्यादा सभी स्टूडेंट 99% मोटिवेशन वीडियो देखते हैं और हमारा चैनल भी है दोस्तों एक मोटिवेशन का, मोरल मोटिवेशन। आप लोग सर्च भी कर सकते हैं, मोरल मोटिवेशन हमारा भी चैनल है। वहाँ पर भी आपके बहुत सारे, मोरल मतलब होता है नैतिकता का, वहाँ पर आपको मोटिवेशन मिलेगा। प्रश्न है कि मोटिवेशन शब्द की व्युत्पत्ति किस भाषा से हुई है? तो मोटिवेशन शब्द की उत्पत्ति जो है किस भाषा से हुई है दोस्तों? राइट आंसर जानेंगे, सटीक आंसर जानेंगे, लैटिन भाषा से हुई है। मोटिवेशन शब्द की उत्पत्ति जो है लैटिन भाषा से हुई है, क्योंकि ये भी आपके बाल विकास का एक हिस्सा है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा जा रहा है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है, आपकी प्रैक्टिस सेट भी इंपॉर्टेंट है। कि थ्योरीज ऑफ लर्निंग नामक पुस्तक के लेखक कौन है? थ्योरीज ऑफ लर्निंग नामक पुस्तक के लेखक कौन है? पोएट कौन है? तो राइट आंसर आइए जान लेते हैं। राइट आंसर, सटीक आंसर जानेंगे, हिलगार्ड। ठीक है, अगर एग्जाम में आ गया तो थ्योरीज ऑफ लर्निंग नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो आपके हिलगार्ड हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं। बुद्धि जितनी समान होती है स्थानांतरण उतनी ही होता है। बुद्धि अगर समान है तो वहाँ पर स्थानांतरण जो है उतना ही होता है, उतना अधिक होता है, कम होता है, असमान होता है, प्रभावी होता है। तो बुद्धि जितनी समान होती है दोस्तों, बुद्धि जितनी समान होती है स्थानांतरण उतना ही अधिक होता है। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। सभी मेरे प्यारे मित्र जायसवाल कोचिंग सेंटर को ज्वाइन कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पर प्रश्नों का सिलसिला थमने वाला नहीं है। सभी प्रश्न आपके सिलेबस के आधार पर रहेंगे, एग्जाम पैटर्न पर ही रहेंगे, क्योंकि हमारा सपना शिक्षक हो अपना। जय हिंद दोस्तों। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अभिप्रेरणा व्यक्ति के अंदर प्रारंभ होती है। जो अभिप्रेरणा है यह व्यक्ति के अंदर प्रारंभ होती है। किससे? शक्ति परिवर्तन से होती है, परिवर्तन से होती है, विवर्तन से होती है, या अभिक्रिया से होती है। तो अभिप्रेरणा जो है व्यक्ति के अंदर प्रारंभ होती है, शक्ति परिवर्तन से प्रारंभ होती है। अगला प्रश्न है, संपूर्ण परिस्थिति का संगठन ही अभिप्रेरणा है, अधिगम है, अनुबंध है, उपरोक्त तीनों है। तो संपूर्ण परिस्थिति का संगठन ही दोस्तों आपका अभिप्रेरणा कहलाता है। संपूर्ण परिस्थितियां जो होती हैं उनका जो संगठन ही आपका अभिप्रेरणा कहलाता है। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। और अगला प्रश्न स्क्रीन पर आ चुका है। मोटिवेशन शब्द, अब देखिए यहाँ पे दोस्तों क्या है, आपने पिछले वीडियो में देखा कि लैटिन भाषा था, पिछले में लैटिन भाषा था। लैटिन हमने इसलिए सेलेक्ट किया था क्योंकि वहाँ पर आपका अंग्रेजी नहीं था, अंग्रेजी ऑप्शन में ही नहीं दिया गया था। अगर आपका अंग्रेजी ऑप्शन में दिया है तो मोटिवेशन शब्द की किस भाषा का शब्द है? तो आपके अंग्रेजी भाषा का शब्द है, ये आप लोग नोट कर लेंगे। अगर किस भाषा का शब्द पूछ लिया जाए तो ये आपके अंग्रेजी भाषा का शब्द होगा। अगर शब्द पूछ लिया जाता है तो आपका अंग्रेजी भाषा का शब्द होगा। और पिछला क्वेश्चन यही था कि आप लोगों को कि मोटिवेशन शब्द की व्युत्पत्ति अगर पूछ लिया जाए तो व्युत्पत्ति जो होता है, मैं पहले बता चुका हूँ, आपकी व्युत्पत्ति लैटिन भाषा का है। अगर व्युत्पत्ति की बात की जाए तो लैटिन भाषा होगा, लेकिन शब्द की बात किया जाए तो मोटिवेशन सभी लोग जानते हैं आपका ये अंग्रेजी शब्द है। कैसा है? अंग्रेजी शब्द है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। कार्य को आरंभ करने, जारी रखने और नियमित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो किसी कार्य या वर्क को आरंभ करना, स्टार्ट करना और उसे जारी रखना, रनिंग में रखना, नियमित रूप से करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो यह जो प्रक्रिया है दोस्तों, यही इसी प्रक्रिया को प्रेरणा कहा जाता है। जो कार्य को आरंभ करना, उस कार्य को जारी रखना और नियमित करने की प्रक्रिया ही प्रेरणा कहलाती है। और पहला ऑप्शन सही हो जाएगा।
अगला प्रश्न आइए देख लेते हैं। सभी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये दोस्तों, और ये प्रश्न आपके ये 3 प्रैक्टिस सेट लगातार 5 से 8 नंबर आपको दिलाएंगे, जो सिलेक्शन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मनोवैज्ञानिक की दृष्टि में प्रेरणा का अर्थ होता है। तो मनोवैज्ञानिक की दृष्टि में जो प्रेरणा का अर्थ होता है वह क्या होता है? तो मनोवैज्ञानिक की दृष्टि में प्रेरणा का अर्थ होता है आंतरिक उत्तेजनाओं से होता है। मनोवैज्ञानिक में उनकी दृष्टि से प्रेरणा का अर्थ जो है आंतरिक उत्तेजनाओं से होता है। और अगला प्रश्न क्या पूछा जा रहा है? अगला प्रश्न यही पूछा जा रहा है कि मनोवैज्ञानिक क्रैच और क्रचफील्ड के अनुसार प्रेरणा का प्रश्न है, किसका प्रश्न है? मनोवैज्ञानिक के अनुसार क्वेश्चन देखिएगा डिफिकल्ट है लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मनोवैज्ञानिक क्रैच और क्रचफील्ड के अनुसार प्रेरणा का जो प्रश्न है वह क्यों का प्रश्न है। क्या है? क्यों का प्रश्न है। ये नोट कर लेंगे। थोड़ा अजीब लगेगा आपको यह प्रश्न, लेकिन इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, सिलेक्शन की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है कि व्यक्ति को विशेष प्रकार की क्रियाओं या व्यवहार करने के लिए उत्तेजित करते हैं। जो व्यक्ति को विशेष प्रकार की क्रियाएं या व्यवहार करने के लिए उत्तेजित करती हैं तथा व्यक्ति के उद्देश्यों की प्राप्ति की ओर ले जाती हैं, तो वो उत्तेजित करने वाला क्या होगा? क्या वह प्रेरक है, क्या आवश्यकताएं हैं, क्या उत्तेजना है? ये आपकी तीनों हैं जो व्यक्ति के विशेष प्रकार की क्रियाओं या व्यवहार करने के लिए उत्तेजित करता है। तो राइट ऑप्शन सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों। प्रेरक जो है, प्रेरक व्यक्ति को विशेष प्रकार की क्रियाओं या व्यवहार करने के लिए उत्तेजित करते हैं और व्यक्ति को उद्देश्यों की प्राप्ति की ओर ले जाते हैं। जब व्यक्ति प्रेरक होते हैं, व्यक्ति पर प्रेरणा आती है, प्रेरक होंगे व्यक्ति पर, तभी वह किसी विशेष क्रियाओं या व्यवहार करने के लिए उत्तेजित होता है। तो उत्तेजित यानी प्रेरक कहलाते हैं। आपने थॉर्नडाइक के सिद्धांत में पढ़ा होगा, जी हाँ पढ़ा होगा, और प्रश्न आ चुका है कि अभिप्रेरक वह शक्ति है जो एक व्यक्ति को कार्य करने के लिए क्या करती है। अभिप्रेरक वह शक्ति है जो एक व्यक्ति को कार्य करने के लिए क्या करती है, तो वह उत्तेजित करती है। अभिप्रेरक वह शक्ति है जो एक व्यक्ति को कार्य करने के लिए उत्तेजित करती है। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न स्क्रीन पर आ चुका है। सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, वीडियो को लाइक और शेयर करते चाहिएगा, क्योंकि यह टीचर्स फैमिली है, शिक्षकों का चैनल है, शिक्षक भर्ती का चैनल है। आप सभी लोग भावी अध्यापक हैं, शिक्षक हैं, शिक्षिकाएं हैं। और जय हिंद दोस्तों, सभी आपको मैं सलाम करता हूं। आप एक राष्ट्र निर्माता के रूप में होने वाले हैं और राष्ट्र निर्माता के रूप में सहभागिता करने वाले हैं और उस हिस्से में शामिल होना चाहते हैं, क्योंकि बालक की नींव जो है आप ही मजबूत करते हैं। दोस्तों, अपने आप को कोई कितना भी बड़ा कोई समझे, लेकिन शिक्षक वह होता है, शिक्षक सबको शिक्षा देता है, चाहे वह राष्ट्रपति हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे कोई भी अपने आप को नायक हो, नायिका हो, कुछ भी हो दोस्तों, शिक्षक सबको शिक्षा देता है, समान व्यवहार से शिक्षक देता है, और यही आपका शिक्षण शास्त्र है दोस्तों। प्रश्न है कि बालकों में समस्या समाधान की समझ को विकसित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि अपनाई जानी चाहिए। शिक्षक होने के नाते, टीचर्स होने के नाते कौन सा ऑप्शन होगा कि बालकों में समस्या समाधान की समझ को अगर विकसित करना हो आपको, तो कौन सी विधि आपको अपनाई जानी चाहिए। तो सही और सटीक जो विधि होगी और बेस्ट विधि होगी, प्रयास एवं त्रुटि विधि भी होगी, वैज्ञानिक विधि भी होगी और सूझ विधि भी होगी, यानी उपरोक्त सभी। ये सभी विधियां जो हैं बालकों की समस्या समाधान की समझ को विकसित करने के लिए अपनाई जानी चाहिए। अगला प्रश्न स्क्रीन पर आ चुका है कि बालकों को सीखने में प्रेरणा को किस रूप में उपयोगी माना जाता है। बालकों को सीखने में प्रेरणा को किस रूप में उपयोगी माना जाता है, तो वह आपका है प्रशंसा एवं भर्त्सना के रूप में उपयोगी माना जाता है। अगला प्रश्न स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न क्या है? लाजवाब प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। अधिगम के प्रक्रम में अभिप्रेरणा जो होता है क्या होता है? तो अधिगम के प्रक्रम में, किसके प्रक्रम में? आपके अधिगम के प्रक्रम में जो अभिप्रेरण होता है तो वह होता है नए सीखने वालों में अधिगम के लिए रुचि का सृजन करता है। जो अधिगम के प्रक्रम में अभिप्रेरण होता है वह नए सीखने वालों में अधिगम के लिए रुचि का सृजन करता है। सभी मित्र जायसवाल कोचिंग सेंटर को ज्वाइन कर लोगे, क्योंकि यहाँ पर बात होती है, सिलेक्शन की बात होती है, एग्जाम पैटर्न पर प्रश्नों की बात होती है और सिलेक्शन की बात होती है कि बच्चों में सीखने सुनने के लिए अधिगम योग्य वातावरण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपयुक्त होगा। दोस्तों, बच्चों की बात की जा रही है, बालकों की बात की जा रही है, बालिकाओं की बात की जा रही है कि बच्चों में सीखने और सुनने के लिए
अधिगम योग्य वातावरण के लिए जो उपयुक्त होगा, जो उपयुक्त ऑप्शन होगा वह होगा शिक्षार्थियों को यह छूट देना कि क्या सीखना है और कैसे सीखें। विद्यार्थियों को, शिक्षार्थियों को, बालक बालिकाओं को छूट देना होगा शिक्षक को, वह अपने से सीखें उनको क्या सीखना है और क्या उनको सीखना है और कैसे सीखना है। ये अगर छूट दे देंगे तो बच्चों में सीखने और सुनने के लिए अधिगम योग्य वातावरण का निर्माण हो जाता है। अगला प्रश्न आइए देख लेते हैं, स्क्रीन पर है कि बच्चे की जिज्ञासा शांत करनी चाहिए। जो बच्चे की जिज्ञासा होती है उसको कैसे शांत किया जाना चाहिए। बच्चे में सभी देखिए, बच्चे क्रिएटिविटी बहुत करते हैं, उनके अंदर जिज्ञासा बहुत होती है। तो आप शिक्षक होने के नाते, शिक्षिका होने के नाते अगर उन बच्चों की जिज्ञासा शांत करेंगे तो कैसे करेंगे, कैसे करेंगे? बेस्ट ऑप्शन क्या होगा? तत्काल जब विद्यार्थी द्वारा जिज्ञासा की गई हो क्या करेंगे? तत्काल शांत करेंगे। बच्चे की जिज्ञासा शांत करनी चाहिए, तत्काल शांत करनी चाहिए जब विद्यार्थी द्वारा जिज्ञासा की गई हो, नहीं वरना बच्चा जिद पकड़ लेता है। क्या है? तो आपको तत्काल समाधान उसकी जिज्ञासा का, उसके जिज्ञासा को शांत करना होगा, उसका आंसर देना होगा, उसको समझाना होगा। प्रश्न है कि बच्चों में नैतिकता की स्थापना के लिए सर्वोत्तम मार्ग क्या होगा। तो बच्चों में अगर नैतिकता की स्थापना करना हो, यही सीडीपी है भैया, यही बाल विकास है और यही बाल विकास पेडागोजी है कि बच्चों में अगर नैतिकता की स्थापना करना हो तो उसके लिए सर्वोत्तम मार्ग होगा। सर्वोत्तम मार्ग क्या होगा? तो वह होगा शिक्षक का आदर्श रूप में व्यवहार करना। शिक्षक होने के नाते, शिक्षिका होने के नाते आपको बच्चों पर आदर्श रूप में व्यवहार करना ही बच्चों में नैतिकता की स्थापना के लिए सर्वोत्तम मार्ग होता है। अगला प्रश्न स्क्रीन पर आ चुका है, प्रश्न आ चुका है। आइए देखते हैं कि किस अधिगम प्रणाली में मानव मस्तिष्क का सबसे अधिक प्रयोग होता है। किस अधिगम प्रणाली में मानव मस्तिष्क का सबसे अधिक प्रयोग होता है? कौन सी अधिगम की प्रणाली है जिस पर मानव मस्तिष्क का सबसे अधिक प्रयोग होता है? तो वह प्रणाली है क्रिया प्रसूत अनुबंधन प्रणाली। नोट कर लेंगे सभी लोग, क्रिया प्रसूत अनुबंधन प्रणाली में दोस्तों मानव मस्तिष्क का सबसे अधिक प्रयोग होता है। सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा, क्रिया प्रसूत अनुबंधन प्रणाली में, क्रिया प्रसूत अनुबंधन अधिगम प्रणाली में। 5 प्रश्न और रह गए हैं, 5 प्रश्न और है, ध्यानपूर्वक स्टडी करके जाइएगा, सभी प्रश्न अटेंड करके जाइएगा। प्रश्न है कि कौन सा व्यवहार भावात्मक बाधा को प्रदर्शित नहीं करता है, यानी कि निगेटिव प्रश्न हो गया। तो ऐसा व्यवहार जो भावात्मक बाधा को प्रदर्शित नहीं करता है वह व्यवहार होगा स्वलीनता, और ऐसा व्यवहार जो भावात्मक बाधा को प्रदर्शित करता है वह होगा बाल अपराध, कमजोरों को डराने वाला और भगोड़ेपन। लेकिन प्रश्न क्या है कि व्यवहार, ऐसा व्यवहार जो भावात्मक बाधा को प्रदर्शित नहीं करता है वह आपका स्वलीनता। और अगला प्रश्न क्या पूछा जा रहा है कि शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया में बच्चों को ज्ञानार्जन का मुख्य तरीका क्या हो सकता है। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में बच्चों के ज्ञानार्जन का मुख्य जो तरीका क्या होना चाहिए। तो बेस्ट ऑप्शन, बेस्ट तरीका होगा करके सीखने का, अनुभव द्वारा अधिगम होगा, अनुकरण द्वारा अधिगम होगा। यानी ये सभी शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया में बच्चों के ज्ञानार्जन के मुख्य तरीका हैं, उपरोक्त सभी हो जाएगा। अगला प्रश्न आ गया है, सभी लोग लाइक शेयर कर देंगे। जय हिंद दोस्तों। प्रश्न आ गया है, सीखने के लिए सबसे महत्वपूर्ण घटक कौन सा होता है। सीखने के लिए सबसे महत्वपूर्ण घटक कौन सा है? देखिए, आपका शिक्षक भी होता है और सीखने वाला भी होता है। सीखने के लिए सबसे महत्वपूर्ण घटक एक शिक्षक भी होता है और सीखने वाला भी होता है, यानी कि आ और बा दोनों हो जाएंगे। तो बेस्ट ऑप्शन दा हो जाएगा। अगला प्रश्न आ गया है, 2 प्रश्न और है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, समझ के जाइए और बेहतरीन तैयारी कीजिए, सिलेक्शन के लिए तैयारी कीजिए और समय आपका सीमित है दोस्तों। सकारात्मक दंड का निम्नलिखित में कौन सा उदाहरण है? सकारात्मक दंड, अब यहाँ पे देखिए 2 प्रकार, नकारात्मक दंड, सकारात्मक दंड, लेकिन यहाँ पे सकारात्मक दंड की बात की गई है। तो सकारात्मक दंड का उदाहरण जो होगा वह कौन सा होगा? तो मित्रों के द्वारा उपहास, यह आपका सकारात्मक दंड कहलाता है। क्या होगा? मित्रों के द्वारा जो उपहास होता है वह सकारात्मक दंड कहलाता है। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। और अगला प्रश्न है, प्रेरक किस प्रकार का कारक है? प्रेरक किस प्रकार का कारक है? प्रेरक सभी लोग जानते हैं उत्तेजित करता है, प्रेरक व्यक्ति को उत्तेजित करता है। लेकिन अगर कारक की बात की जाए तो प्रेरक किस प्रकार का कारक है? उत्तेजित कहाँ से होता है? व्यक्ति जो है, बालक उत्तेजित कहाँ से होता है दोस्तों?
क्या वह बाहरी होता है, आंतरिक होता है, शारीरिक होता है? तो प्रेरक किस प्रकार का कारक होगा? सभी लोग जानते हैं, उत्तेजना अंदर से आती है, दिल से आती है, जुनून से आती है, खून से आती है, ब्लड से आती है और धमनियों से आती है। तो प्रेरक किस प्रकार का कारक हो जाएगा? धमनियाँ कहाँ है भैया? बॉडी के अंदर है। बॉडी के अंदर है तो आंतरिक हो जाएगा। प्रेरक किस प्रकार का कारक है? आपका आंतरिक कारक होगा। दोस्तों ये 30 प्रैक्टिस सेट आप लोगों को कैसे लगे कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। ये मेहनत दोस्तों, ये एक क्लास आपको 30 क्वेश्चन आपको 30 मिनट से पहले समाप्त हो जाएंगे, लेकिन हम इतना मेहनत करते हैं दोस्तों, इसके लिए आपको तीन घंटे हमें समय देना पड़ता है। ये 30 मिनट या 25 मिनट के वीडियो के लिए हमें 3 घंटा समय देना पड़ता है। तब दोस्तों आपके लिए 3 घंटे का यानी कि 3 घंटे का वीडियो आपको 25 से 30 मिनट में मिलता है। तो ये मेहनत मत गवाइए, जो हम लोग मेहनत करते हैं इसका आप लोग पूरी तरह से लाभ उठाइए। इस वीडियो का, इस प्रैक्टिस सेट का, इन क्वेश्चनों का लाभ उठाइए और अपना सपना पूरा कीजिए, अपने परिवार का सपना पूरा कीजिए। क्योंकि शिक्षक भर्ती में अगर बेहतर स्कोर करना है, सिलेक्शन पाना है, तो भैया जायसवाल कोचिंग सेंटर को सब्सक्राइब करना है, सरकारी शिक्षक बनना है। जय हिंद दोस्तों। पहली बार विजिट कर रहे हैं मेरे सभी भाई बहन मित्रगण, सभी शिक्षक बंधु हैं, सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि हम बात करते हैं भैया एग्जाम पैटर्न के प्रश्नों की बात करते हैं और हमारी इच्छा राष्ट्र हित में शिक्षा की बात करते हैं। प्लेलिस्ट एक बार चेक कीजिए, सभी क्लासेज मिल जाएंगे, सभी वीडियोज आपके सिलेबस, एग्जाम पैटर्न, नए पैटर्न पर मिलेंगे, क्योंकि हम बात करते हैं हमारा सपना शिक्षक को अपना। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम सभी का। आप खुश रहें, आपका परिवार खुश रहे, लाजवाब रहे दोस्तों। बस इस चैनल को भी मोटिवेट करते रहिए, शेयर करते रहिए। धन्यवाद सभी का।